अभी इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। हाँ ओके सर। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है ये, तो 2/x व्हीटस्टोन ब्रिज, ये यहां से देखो, ये R1 है, ये R2 है, दिस इज R3, R4, R5, तो 2/x इज इक्वल टू 3/6, तो यहां से x तुम्हें मिल जाएगा 4। अभी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है बिकॉज रेशियो बैलेंस दिया है। कैसे पता है बैलेंस है? बिकॉज नो करंट goes into the branch AO, इस वाली R5 में नहीं जा रहा है, इसलिए बैलेंस है, इसलिए रेशियो इक्वल है। अभी ये तो हट जाएगा, 2 and 4 x4 आ गया, ये तुम्हारा सीरीज में हो जाएंगे, और ये 3 and 6 सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का कितना आएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 into ऊपर वाली ब्रांच का कितना हो गया? 6 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, तो 6 into नीचे वाली ब्रांच का 9, 6 + 9, यहाँ से अगर तुम सॉल्व करके देखो जो कितना आ रहा है बताओ, 3.6 आएगा, ये चेक करके बताओ। यस सर, तो अभी वो, हाँ, तो ये 3.6 व्हीटस्टोन ब्रिज का आ गया, 3.6 ओम। नीचे बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, और 2.4 ओम एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अभी सीरीज में हो जाएंगे। आर नेट विल बी 3.6 + 2.4, that is 6 ohm. Current drawn from battery will be EMF upon R net, EMF upon R net will be 6/6 is equal to 1 ampere. All right. Any difficulty here? This is important question boards examination के लिए. Now we are going to see the next question. Again, it is based on the Wheatstone base. If any difficulties there, unmute and ask. Wheatstone base balance indirectly दिया था वो. No current flows in R5. सेंट्रल ब्रांच में करंट नहीं जाता। और ये जैसा कि मैंने बताया, ये वाला ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको थोड़ा पुश कर दिया गया नीचे वाले पॉइंट को। ऐसे सिमिलरली दिस इज आल्सो द व्हीटस्टोन ब्रिज बट फोल्डेड इनवर्ड। देखो यहाँ से मैंने अनफोल्ड कर रहा हूँ, ये वाला जो है ना, ये वाली ब्रांच इसको पकड़ के इस तरफ ले आओ, ऐसे अनफोल्ड हो जाएगा ये। इस ब्रांच को ऐसे रख रहा हूँ मैं, देखो ऐसे, और राइट हैंड साइड की ब्रांचेस को भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बी को बस अनफोल्ड करके बाहर ला रहा हूँ। और अभी मैं जो लेफ्ट साइड का ट्रायंगल था उसको अनफोल्ड करके बाहर ला रहा हूँ। तो ये तुम्हारा पॉइंट सी रहेगा, ये डी रहेगा, ये ए रहेगा। देखो अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कैसे अनफोल्ड हुआ, ध्यान से देखते जाओ। ये वाला अपनी जगह है, ये वाली ब्रांच ये आ गई अपनी जगह है, वो भी नीचे वाली ब्रांच अपनी जगह ये वाली, ये वाला जो पॉइंट था अभी अनफोल्ड होके इधर आ गया। अभी ये वाली ब्रांच देखो, ये वाली कौन सी है, ये इधर आ गया अनफोल्ड होके। नीचे वाली ये वाली है, ए पॉइंट जो है यहाँ आ गया ऐसा। तो इसमें सभी तो आ रहे हैं, ये फिर से बैलेंस है। यस सर। ठीक है। यस। भूषण, अगेन टुडे यू आर वेरी लेट। नेक्स्ट क्लास में मैं बंद कर दूंगा, अभी इसको टाइम से ज्वाइन करो, बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाते हैं। देखो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस में कोई डाउट नहीं है, सभी आ रहे हैं। अनफोल्ड होने के बाद इन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी। ये वाली ब्रांच में करंट कितना है? सर उसके पहले भी एक क्वेश्चन है। इसको पहले अभी इसको कंटिन्यू होने दो, बीच में डिस्टर्ब मत करो उसको।
कंप्लीट होने के बाद बताओ कौन सा, ठीक है? नहीं तो ये सब टाइम वेस्ट होगा फिर से इसको। इसका मतलब इसमें ध्यान नहीं दे रही तुम्हें। इसमें बताओ करंट कितना होगा सीडी पर? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट बोलो, फिर क्वेश्चन मत। कैलकुलेट द करंट थ्रू द ब्रांच सीडी, ये वाला। कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो? 2 ओम, क्योंकि आर नेट इज इक्वल्स टू आर। ओके, R2 दिया है ना 2, तो बिकॉज ये हम लोग करते आ रहे हैं, ये निकल गया, ये दोनों पैरेलल में, सॉरी सीरीज में 2R हो गया, नीचे भी 2R, और उसके बाद 2R जो है उनका पैरेलल में है तो R आ जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने ये पॉइंट सीखा था, R1 R2 R3 R4 इक्वल है, तो नेट रेजिस्टेंस भी R ही आएगा। तो R A B विल बी R विच इज इक्वल टू 2 ओम, गिवन R2 ओम दिया है। कैलकुलेट करंट थ्रू सीडी, अभी ये बताएंगे, एनीबॉडी कैन टेल मी सीडी में करंट कितना जाएगा? I जीरो। इंटू सीडी कितना? जीरो सर। वाई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? सर बिकॉज VC इक्वल्स टू VD। हाँ, वोल्टेज VC is equal to VD, you are telling voltage of point C is equal to voltage of point D, पोटेंशियल है। ओके गुड, तो ये पोटेंशियल इक्वल होते हैं, बैलेंस कंडीशन होती है ना, तो C एंड D का जो टॉप एंड ये यहाँ पे नंबर सी, यहाँ पे फिलहाल C एंड D दिया, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल इक्वल होंगे, नो करंट गोज इनटू दैट, तो जीरो हो जाएगा। इक्वल पोटेंशियल की वजह से करंट नहीं जाता, ओम्स लॉ। उसके बाद if 10-volt battery is connected between A and B, find the current in the branch ACB. करंट इन ब्रांच CD में तो जीरो ही आ गया, ACB में निकलना है। ACB में कितना आएगा बोलो? कैन एनीबॉडी टेल करंट इन द ब्रांच 2.5 A। ACB, बोलो कैसे, क्या फार्मूला? EMF I equals to V upon R। R of the branch ACB, कितना है पोटेंशियल? 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना ले रहे हैं? रेजिस्टेंस कितना ले रहे हैं? 4। क्यों? ये ब्रांच का चाहिए, इतनी इस ब्रांच में करंट चाहिए। बात म्यूट म्यूट करो, डाउट हो तो अनम्यूट करो केवल। हाँ, ये इस ब्रांच में चाहिए, पूरा करंट पूरा नहीं चाहिए, नेट करंट नहीं चाहिए हमें, सर्किट में पूरा करंट नहीं चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए, इस केवल इस ब्रांच में चाहिए। तो रेजिस्टेंस R प्लस R, तो 2 + 2 4। सही था तुम्हारा आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है फिर? 2.5 एम्पीयर। टोटल करंट कितना होगा बोलो? टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट कितना होगा? 4.5। 4.5 कैसे आएगा? नहीं सॉरी सर। टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो ना, टोटल रेजिस्टेंस से, टोटल रेजिस्टेंस से। 2। ओके, खुशी तुम्हारे क्लासेस लेते हैं क्या अभी? आकाश के अभी खत्म होते क्या? यस सर, यस सर। ओके ठीक, ओके ठीक है, तो इमीडिएटली यू ज्वाइन हियर है। ओके ठीक है, यस सर। तो अभी पीछे हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन, ये वाले, इसका आंसर आ गया था तुम्हारा ये वाले का। तुमने ये बताया था उस दिन x = 4 तक बता दिया था। उसके बाद हमने सॉल्व करेंगे ये 2 एंड ये 4 6 हो जाएगा, और नीचे वाला 3 एंड 6 9, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 से 3.6 आ जाएगा इसका। पीटिशन बेस को हमने निकाल के 3.6 से रिप्लेस किया, ये 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर और 2.4 की यहाँ पर। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, रेजिस्टेंस ऐड हो गया। I = नेट EMF अपन नेट रेजिस्टेंस 6/6 1। अभी ये वाला डिस्कस कर रहे हैं, फोल्डेड फॉर्म था ये। इसका आंसर लिख लो, फिर से ट्राई कर लेना इसको जल्दी से। हो गया है तो ठीक है। ओके चलो फिर इसमें देखते हैं, नेक्स्ट वाले में कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। तो ये आंसर आ गया, ये फोल्डेड था इनवर्ड, इसको हमने बाहर ले आए, ऐसा दिखेगा। टोटल रेजिस्टेंस सबका जो है R आ जाएगा, हमने कई बार किया ये क्वेश्चन। R1 R2 R3 R4 इक्वल होते तो नेट R आ जाता है। इस ब्रांच में करंट 0 जाएगा, और ऊपर वाली ब्रांच में पूछा इस वाले में, तो EMF 10 वोल्ट बैटरी लगाई थी यहाँ पे हमने, तो 10 अपॉन
ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस R प्लस R 2R, R इज गिवन 2 तो 4 हो जाएगा नीचे, तो 2.5 आ जाए आंसर। बट मेरा क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कितना करंट बैटरी से आएगा। ये जो बैटरी हम लगा रहे हैं 10 वोल्ट की, हाउ मच करंट विल बी कमिंग फ्रॉम द बैटरी। तो टोटल करंट निकलना है, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो तो 5 एम्पियर आएगा बैटरी से। 2.5 ऊपर वाले में चला जाएगा, नीचे भी सिमेट्रिकल कंडीशन 2.5 नीचे में चला जाएगा, नीचे वाली ब्रांच में। तो इसमें मिस्टेक हो जाती है, तुम लोग टोटल करंट निकाल के आ जाते हो, बट जिस ब्रांच में पूछा है उस ब्रांच में। और इसमें कितना होगा केवल एडी पार्ट में, एडी ब्रांच में कितना होगा इसमें? अभी तो पता है 2.5 इसमें आएगा, वही आगे चला जाएगा, है ना। इसमें तो जा नहीं रहा कुछ भी बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, ये तुम्हें हर बार मिल सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, अल्टरनेट ईयर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। तो ये इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो अनम्यूट करके पूछो जल्दी से, क्विकली। ओके, ये हो गया था क्लास में, इसको डिस्कस कर लिया था आई थिंक, है ना। अभी मैंने रब कर दिया, बट इट वाज डिस्कस। इसमें किसी को डाउट है? तुम लोग देखना सोल्यूशन लिखा होगा, मैंने अभी रब किया इसको। अगर फिर भी डाउट है तो पूछ लो। यस सर, एक बार Okay. वापस से ये वाला समझा दीजिए। इसमें पहले करंट निकाल दो। सिंगल लूप में हमेशा सारे रेजिस्टेंस सिंगल लूप में सीरीज में आते हैं। तो आई इज इक्वल टू नेट, एक ही बैटरी है, ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना था 2 + 8 10, तो 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट हमने लिख दिया था यहाँ पे, देखो कैलकुलेट करके। तो अभी पूछा है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी। तो बी तो अर्थिंग के साथ ही कनेक्टेड है, यहाँ तक देखो इसका 0 वोल्ट आ गया, ए का निकालना है तो ओम्स लॉ लगा देंगे ए बी के बीच में। तो वी ए बी विच इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर। तो वी ए अपना निकालना है, बी का पोटेंशियल 0 है, आई करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, आर इसको केवल एक ही रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक के रास्ते में 8, तो इंटू 8, तो बस वी ए इज इक्वल टू 8 वोल्ट। क्या हम ये वी ए इससे भी निकाल सकते, इस पाथ से जाके भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी तो आना चाहिए ना। वो किरचॉफ लॉ पढ़ने के बाद, किरचॉफ लॉ पढ़ने के बाद ये पाथ भी तुम्हें आ जाएगा। किरचॉफ लॉ पढ़ ले तो फिर हम ये पाथ से भी निकाल लेंगे, सेम आएगा। इसमें पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। या अगर यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया कितनी रीडिंग होगी। ये क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि वोल्ट मीटर कनेक्ट, आइडियल वोल्ट मीटर सीडी के बीच में कनेक्टेड है, हाउ मच विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस देयर। 0 0 कैसे? sir, because VC will be equals to VD। कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज सर वो करंट जो ए से पास होगा वो I1 और I2 तो इक्वली ही होगा ना। नहीं, करंट तो अनइक्वल होंगे, देखते करंट कितने हो गए। हाँ, करंट तो अनइक्वल होंगे। देखो एक तुम्हारे लिए बिग एडवांटेज ये है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता सॉल्व, मतलब लेंथी होता, मुश्किल तो नहीं। तो अभी दोनों को ए बी पर भी 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है ना, तो ए एंड बी पर है, तो ऊपर वाली ब्रांच में इजीली करंट निकाल सकते हैं I1। अपर ब्रांच में करंट I1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट मिल रहा है पूरा, क्योंकि इधर उधर कहीं नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं दिया उसको। तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 2 एम्पियर जाएगा। नीचे वाली ब्रांच में हमने I2 दिखाया, यहाँ पे एरो दिखाए हुए हमने, I2 लिखा हुआ ब्रांच में, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नीचे वाली ब्रांच में I2 12/3 + 9, 3 + 6 9 हो गया,
ये 1.5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग करंट आ रहे हैं, तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं। अभी ए बी के बीच में ओम्स लॉ लगाते हैं, देखो ए सी के बीच में, तो वी ए माइनस वी सी इंटू आई वन इंटू रेजिस्टेंस कितना है, ए सी तक केवल 2 रेजिस्टेंस ही आ रहा है, ये वाला आ रहा है देखो, इंटू 2। तो आई वन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पर, आई वन इज 2 एम्पियर इंटू 2 ओम, तो 4 हो गया ये क्वेश्चन 1। नीचे वाली ब्रांच के लिए यहाँ तक, तो वी ए माइनस वी डी, ए हायर पोटेंशियल पे रहेगा, उधर से करंट आ रहा है मतलब हायर पोटेंशियल है वो, तो 2 आई टू कितना है 1.5, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है 4.5, नहीं 4.5 ही आ रहा है। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, क्या कुछ मिस्टेक हुई है? आई टू 1.5 है, रेजिस्टेंस 3 है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, 4.5 माइनस, हाँ माइनस कर देते हैं अभी इसको। सर I2 12/9 या तो 1.5 कैसे होगा? I- 4/3 आएगा ना। आई टू कितना है, आई टू कितना 12/9 है क्या? एक मिनट, तो कितना आएगा जी, एक मिनट, ऐसे ही रहने दो फिर इसको। सर यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ऐसे रहने मतलब छोटा कर लो उसको, 4/3 है, इसको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड किया ना तो फंस जाएंगे, फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है। ऐसे रहने दो 4/3, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है देखो, थैंक यू। एक स्टूडेंट ने 4/3 को 1.3 लिख दिया था, तो उसका आंसर रॉन्ग हो गया। तो 1/3 नहीं लिखते हम इसको, 1.3 नहीं लिखते, 4/3 रहने देते हैं, इंटू 3 ओम, तो देखो ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, ठीक है। अभी इन इक्वेशन को हमें वी सी माइनस वी डी चाहिए, या जो भी है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सी एंड डी के बीच में, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा वी डी माइनस वी सी, ये तो 0 ही आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, दैट्स ऑल, यही आंसर हो गया अपना। यस तुमने यही बोला था, बट करंट तुमने बोला था इक्वल होंगे, करंट अनइक्वल है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 आया। अगर तुम ध्यान से देखो इस सर्किट को, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही रेशियो है इसका, देखो 2/4 कितना हो गया, 1/2 का, 3/6 1/2 का, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही तो रेजिस्टेंस का रेशियो हो गया। इसमें अगर तुम कुछ लगा भी रहे वोल्ट मीटर वगैरह, तो उसमें तो करंट आएगा ही नहीं, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। तो इस तरह से ध्यान से देख लो, ऐसा तो नहीं वो हमें 0 ही मिल रहा है, रेशियो के इक्वल है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में है तो सॉल्व करना पड़ेगा, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैट सॉल्यूशन। अगर तुम्हें पूरे मार्क्स चाहिए तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये मेथड है सॉल्व करने का। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ध्यान से देख लो, रेशियो अगर इक्वल है तो वहां पर जो है 0 दिखाएगा, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते थे, यहाँ भी रेजिस्टेंस दे देंगे, कुछ और रेजिस्टेंस दे दिया तो थोड़ा आसान हो जाता, फिर तुम्हें समझ में आ जाता कि व्हीटस्टोन ब्रिज है वो, हाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। गैल वोल्ट मीटर देते तब तुम्हें कॉन्फिडेंट, तब तुम फंस सकते थे, वोल्ट मीटर दिया है, अरे ये तो कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन है, बट अब जब करो सब पॉइंट्स को तो तुम्हारे कैलकुलेशन बच सकते हैं। जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उसी को सोच के मैंने ये क्वेश्चन, एक्चुअल में क्वेश्चन में डिफरेंट थी वैल्यूज, यहाँ पे कुछ और थी, बैलेंस नहीं था, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया था, ये नीट का क्वेश्चन एक्चुअली, उसमें कुछ वी माइनस वी कुछ माइनस आ गया था, इसका मतलब डी लेसर पोटेंशियल पे है और सी हायर पोटेंशियल पे है, तो वी माइनस वी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। बट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट है, उसे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, उसको और इजी दे दिया, बट मेथड यही रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये अच्छा ये डिस्कस हुआ था मेरे ख्याल से क्लास में, ये वाला पॉइंट तो हाँ ठीक है, मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया, ये वाला हो गया था ना, इसमें कोई डाउट था? जब कोई हम सिंपली कनेक्टिंग वायर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा देते तो नेट रेजिस्टेंस 0 आता है, शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं उसको। देखो सॉल्व करके भी देखा हमने, 1/R0, ये इस फार्मूले से देखो R1 R2 अपन R1 + R2 से ऊपर 0 ही हो गया, नीचे 2 हो गया,
तो 0/2, तो सारा करंट इससे ही निकल जाता है। फिर हमने करंट जो शॉर्ट सर्किट किया होता है सारा करंट उससे निकल जाता है, तो बहुत हैवी करंट फ्लो होने लगता है। कभी भी डोमेस्टिक में घर में कोई वायर शॉर्ट सर्किट हो गई, पुरानी वायर हो जाती है ना, तो इंसुलेशन मेल्ट हो जाता है उनका। तो लाइव वायर जो है 220 वोल्ट वाली 0 वोल्ट के साथ कनेक्टिंग आ जाती है। देखो कितना शॉर्ट सर्किट में, डोमेस्टिक में जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है कितना हाई करंट आता है। देखो आई इज इक्वल टू, जस्ट आई विल शो यू कितनी हाई करंट आएगा उसमें। घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट होती है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो 220 अपॉन आर। ये वायरिंग कॉपर वायरिंग होती है, अंदर इंसुलेशन के अंदर कॉपर की वायर होती है, उसका इवन 1 ओम से कम होता है रेजिस्टेंस। बहुत लेंदी वायर भी ले लेंगे ना तो 1 ओम से भी कम आता है, तो 1 ले लो चलो। तो आई इज इक्वल टू 220 वोल्ट, 220 एम्पियर। तो ये तो बहुत हैवी करंट हो गया। अपने जो स्विचेस होते हैं घर में 5 एम्पियर के होते हैं, छोटे वाले स्विचेस, बड़े वाले 25 15 एम्पियर के होते हैं, एसी वाले मैक्सिमम 15 एम्पियर सस्टेन कर सकते थे। ये तो 220 वोल्ट है। वायरिंग एंड स्विचेस स्टार्ट्स मेल्टिंग इफ सप्लाई इज नॉट डिस्कनेक्टेड, इट विल कैच द फायर एंड एक्सीडेंट हो जाते हैं फिर शॉर्ट सर्किटिंग में। पुरानी वायरिंग में, खास तौर से पुरानी वायरिंग में, और समर में होता है, लोडिंग ज्यादा होती है ना, तो फिर ज्यादा करंट होता है, फिर उससे इंसुलेशन मेल्ट होता है, फिर प्रॉब्लम आती है। क्लियर यहाँ तक सही है पॉइंट सारे? चलो फिर, तो ये हमने उसके रिलेटेड पॉइंट देख लिए थे। करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में फ्लो होता है ना, जैसे यहाँ पर। ये तो जस्ट तुम्हें शॉर्टकट फार्मूला है, अदरवाइज तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में ये फार्मूला नहीं चलेगा, सॉल्व करना पड़ता है। फिर भी मैं बता देता हूँ तुम्हें टाइम सेव करने के लिए। देखो इसमें करंट निकालना है, ओके रेट से I1, तो रेजिस्टेंस दूसरे वाले टोटल करंट I आ रहा है, इसका कितना पार्ट ऊपर जाएगा। तो I1 जब लिखना होता है तो दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखते, नीचे टोटल रेजिस्टेंस और यहाँ पे टोटल करंट जो अप्रोच है, तो इसको इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में बोलते हैं। I1 लिखेंगे तो R2 आएगा यहाँ पर, और I2 लिखेंगे तो यहाँ पे R1 आएगा, और बाकी तो कॉमन है ये टर्म्स। टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट ऊपर। कैपेसिटेंस में C1 आता है, कैपेसिटेंस में अगर हम चार्ज लिखते हैं ना Q1, यहाँ पे C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। कैपेसिटेंस में डायरेक्ट रेशियो में चार्ज डिवाइड होता है, वहां पे फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V से डील करते, Q इज इक्वल टू CV से डील करते वहां पे सारे सिचुएशन। यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाई R से, V इज इक्वल टू IR से डील करते हैं यहाँ पर, वहां पर Q इज इक्वल टू CV से डील करते हैं। एक मिनट थोड़ा लिख के थोड़ा सा हम कंपेरिजन कर सकते हैं क्या। Q इज इक्वल C इज इक्वल टू Q बाई V, और यहाँ पर ओके Q इज इक्वल टू CV है, और यहाँ पर I इज इक्वल टू, इसमें I इज इक्वल टू V बाई R। ऑफ कोर्स Q एंड V डायरेक्ट, V से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट C एंड R की पोजीशन अलग है, इसीलिए रेजिस्टेंस उनके जो नेट कैपेसिटेंस के जो फार्मूला है वो भी दोनों C एंड R अपनी रेसिप्रोकल पोजीशन पे है ना। देखो चार्ज और करंट में आपस में रिलेशन होता है, ये तो वोल्टेज है, बट C एंड R जो है ना, C एंड R का पोजीशन इनवर्स है, तो इसीलिए उनके रेजिस्टेंस के भी फार्मूले इंटरचेंज हो जाते हैं। रेजिस्टेंस के जो सीरीज में है, कैपेसिटेंस में वो पैरेलल के हैं। तो ये फार्मूले हैं, अलग अलग फार्मूले, अलग अलग रिलेशंस हैं, अलग अपने रिजल्ट मिलते हैं, उसके हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बट कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा मैंने नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने उस दिन स्टार्ट किया था, फिर से मैं शुरू से बता रहा हूँ। देखो किरचॉफ जो है रूल्स और लॉज, तो ये हमने देखा था कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए। जनरली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ओम्स लॉ लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ के 2 लॉज हैं, है ना, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं उनको। एक तो तुम्हारा जंक्शन लॉ है, ठीक है, उसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस।
है ना, चार्ज कंजर्व रहते, जितने चार्ज जंक्शन पे आएंगे उतने आगे जाएंगे, उसी से करंट ही बनता है अपना। तो सपोज कोई ये जंक्शन है, यहाँ पर जंक्शन ऑफ 3 वायर्स है या 4 वायर, जंक्शन मतलब मोर देन 2 वायर्स है, 2 वायर में जंक्शन नहीं बनेगा। सपोज हमने एक वायर ऐसे ली, एक ऐसे ली, ऐसे ली, तो ये सपोज I1 है। अच्छा, उस दिन मैंने दूसरा डायग्राम बनाया था, डोंट कट इट, जिनका वो लिखा हुआ है उसको मैं अभी वो रब कर दिया था, इसलिए मैं दूसरा बना रहा हूँ। कितना I3 लिया था क्या उसमें हमने? ठीक है, I3, ओके चलो ऐसे लेते हैं, इसको I3 ले लेते हैं, और ये I1, ये I2। तो इसमें ये किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ, एट एनी जंक्शन sum of the currents entering the junction is equal to sum of the currents leaving the junction। जंक्शन में टोटल करंट कितना कितना एंटर कर रहा है और कितना कितना लीव कर रहा है जंक्शन में। तो इंटर तो यहाँ पे I3 कर रहा है, सम ऑफ द करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग, जंक्शन को छोड़ के मतलब कितना आगे जा रहा है I1 प्लस I2, एंटरिंग कितना है I3। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। इस पे बेस ये क्वेश्चन दिया था मैंने कि भाई ये इतने सारे वायर्स हैं, किसी में करंट अप्रोच कर रहा है, किसी में दूर जा रहा है, इसमें भी दूर जा रहा है, इसमें अप्रोच कर रहा है, तो आई निकलना था, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो मैंने बोला था सबको एक जगह लाके फिर देख लो, उसको ऐड कर लो, अप्रोचिंग वाले को एक ऐड कर दो एक साइड में, लीविंग वाले को एक साइड में ऐड करके लिख दो, फिर आई की जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर होगा। तो अप्रोच कितना कर रहा है? 1 एम्पियर आ रहा है, 3 वाला भी आ रहा है, 4 वाला भी 8 आ रहा है, एम्पियर। आई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, और 5 वाला दूर जा रहा है और 2 वाला भी दूर जा रहा है ना। तो कितना हो गया ये टोटल? क्या आंसर आया इसका? 8। -1 नहीं आएगा, एम्पियर। -1 एम्पियर आएगा, -1 एम्पियर आया। इस माइनस आया, इसका मतलब जो एरो है उसकी अपोजिट एरो होगा। माइनस मीन्स अपोजिट, माइनस मीन्स करंट will be in the direction opposite to the arrow, direction opposite to arrow shown। ठीक है, तो माइनस आ जाता है करंट, तो मतलब जो एरो है जो हमें डायग्राम में दिखाया गया है वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो करंट्स को हमने सब जगह इकट्ठा करके फिर निकाल लिया, तो अपना टाइम बच गया, नहीं तो एक एक जंक्शन में कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर जंक्शन लॉ और करंट लॉ। ठीक है, आगे देखें, फिर सेकेंड लॉ देखें। इसमें कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। सिंपल एल्जेब्राइक सम है, जंक्शन पे करंट आने वाले का सम कर लो, जाने वाले का सम करके इक्वेट कर दो। सेकेंड लॉ इज अबाउट द वोल्टेज। ठीक है, सेकेंड लॉ इज अबाउट द वोल्टेज। किसी क्लोज लूप में देखो, सेकेंड लॉ, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू। सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, एनसीईआरटी बुक में लूप लॉ लिखा है। क्लोज लूप के लिए जैसे गॉसेस लॉ क्लोज सरफेस के लिए था, ये क्लोज लूप के लिए इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज इसमें वोल्टेज आता है, वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है ये, which is work done per unit charge, work done is the energy है, तो एनर्जी बेस्ड है ये। तो किसी लूप में हम, किसी क्लोज लूप में अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे पहुंचे, यू कैन गो क्लॉकवाइज और यू कैन मूव एंटी क्लॉकवाइज, इट्स अप टू यू। वापस उसी पॉइंट पे आए तो जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस आता है और कैपेसिटेंस में आता है।
बट अपने कैपेसिटेंस वाला अपने कोर्स में नहीं, ओनली बैटरी एंड रेजिस्टेंस वाला कोर्स में। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इसका सम कर लो, इसको ले लो, इसको और इसको और इसको, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दो, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। क्योंकि कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं ए पॉइंट पर वापस आ गए, ए पर जितना पोटेंशियल है फिर वापस वहीं पे पहुंच गए, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं पॉइंट ए पे, लूप में हम पूरा घूम के गए, तो वी कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट। Potential algebraic sum of all the potential difference in closed loop is equal to 0. That is what is the second law. तो देखते हैं, एनसीईआरटी बुक की वर्डिंग पढ़ते हैं थोड़ा सा। The algebraic sum of changes in the potential around, इसको हम potential difference लिख सकते हैं। In any closed loop involving resistors and cells is equal to 0. Mathematical form, algebraic sum, current and resistance, I into R, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके सम कर लेने सारे, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनके सम कर लेने, और सबके सम करके जब देखेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। और इसका मतलब क्या है, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ निगेटिव होंगे। कौन से पॉजिटिव? म्यूटेड, सोनिया जस्ट म्यूटेड, आर यू देयर? Sonia, mute it. Pay attention in the class. Okay. तो सबका सम 0 आना चाहिए, मतलब टोटल सम 0 आना चाहिए। कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करना इज द मेन पॉइंट। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखो करंट, देखो पहले तो हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं उसको। देखो साइन कन्वेंशन फॉर आइडेंटिफाइंग विच आई आर इज पॉजिटिव, पहले आई आर का प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। तो देखो जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, जब करंट किधर जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। आई जो है इसमें देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा। जैसे वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है, वैसे करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है फ्लो। ठीक है, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पार्ट ऑफ द सर्किट, तो हम लोग किधर जा रहे हैं? लोअर पोटेंशियल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। लोअर पोटेंशियल की तरफ अप्रोच करेंगे तो हम प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर विल बी नेगेटिव। इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर दैट पार्ट ऑफ द फॉर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सर्किट, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, और तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन प्रोडक्ट आई आर इज नेगेटिव। यहाँ भी लिखा है मैंने, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो माइनस। कैसे पता लगेगा कि लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं? तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लोअर लेवल की तरफ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। सपोज वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में, तो रिवर वाटर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोअर लेवल की तरफ जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं इसलिए माइनस आया। तो करंट के अगेंस्ट में गए, सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और तुम ऐसे आ रहे हो पार्ट ऑफ द सर्किट में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमते घूमते उसको क्रॉस किया तुमने रेजिस्टेंस को, तुमने देखा करंट इधर ही आ रहा है, तुम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल से चल के हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, तो हाई पोटेंशियल की तरफ आएंगे तो प्लस आई आर। तो इफ वी मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आई आर विल बी पॉजिटिव। तो राइट दिस मच ओनली। अभी आई थिंक ब्रेक होगी अपनी मीटिंग, और आगे के साइन कन्वेंशन हम ईएमएफ के साइन कन्वेंशन ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। सर तुरंत लॉगिन करना है ना? हाँ तुरंत लॉगिन करना है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, हो सकता कभी कभी क्या होता है ब्रेक नहीं भी होती मीटिंग, तो अगर ये एक ही कंटिन्यूशन में हो जाता तो फाइन। तो ये समझ में आ गया ना, प्रोडक्ट आई आर कब नेगेटिव होगा? जब करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे होंगे, क्योंकि लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। प्रोडक्ट आई आर जो है कब पॉजिटिव होगा? जब करंट की अगेंस्ट में जा रहे हैं। उस समय में केवल करंट की डायरेक्शन देखना है बस, और किसी भी फोकस नहीं करना है। बैटरी कहाँ पर क्या है हमें कोई मतलब नहीं, उतने पार्ट के लिए हमें करंट की डायरेक्शन पे फोकस करना है। अभी ईएमएफ का भी हम देख लेते हैं। सर करंट तो अभी वो है ना, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ देखो, मूव हम मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग। मूव कौन? यू। अच्छा।
यू मूव, करंट से कोई मतलब नहीं, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो एग्जाम में मत लिखना यू मूव, है ना, सर को लगेगा हमें मूव करा रहे हो। मतलब यू आर ट्रेवलिंग, ऑब्जर्वर इज ट्रेवलिंग in particular direction. If it is found traveling in direction of current, then minus IR. Found traveling in